नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर और आपका स्वागत है डार्कोबुरी द मूवी में। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। आपका स्वागत है इस हफ्ते के वीडियो में, जहां हमारे पास है उस बार जब मैं स्लाइम के रूप में पुनर्जन्म हुआ था कि 3 फिगरें। और इस मेगा अनबॉक्सिंग की शुरुआत करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं उस बार जब मैं स्लाइम के रूप में पुनर्जन्म हुआ था कि 3 फिगरें। और अगर आप इस सीरीज के फैन हैं तो सच में आप इन्हें तुरंत पहचान लेंगे। ये हैं रिमुरु टेम्पेस्ट के स्लाइम की 3 दाहिनी हाथ की ताकतवर फिगरें। और यहाँ इस तरफ हम पहले अनबॉक्सिंग के साथ शुरू करेंगे, जो कि बेनिमारू की होगी। याद रखिए कि यहाँ शियोन की ताकत है एक बेहद डरावना खाना बनाना, और वे आपस में लड़ रहे हैं कि कौन उसे खाएगा, तो वे हमेशा उसे गुस्सा दिलाते रहते हैं। और यहाँ जिसे हम देख रहे हैं वह निंजा जैसा है, वह है सुवै। सच कहूं तो उसके पास भी काफी अनोखी शक्तियां हैं। अगर तुमने ये सीरीज नहीं देखी है तो मैंने वहां एक लड़ाई छोड़ी थी जो ड्रैगन टेम्पेस्ट वेल्डोरिया टेम्पेस्ट कर रहा था, जहां मैंने दिखाया था कि वह कामेहामेहा कर रहा था, जहां वह स्ट्रीट फाइटर की शक्तियां भी दिखा रहा था। मैं कहता हूं कि जब तुमने काफी एनिमे देख लिए हो तो यही वह एनिमे है जो तुम्हें देखना चाहिए। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ जो रिमू टेम्पेस्ट करता है वह पूरी तरह से एक और दुनिया में है। वह मर जाता है और फिर एक स्लाइम के रूप में पुनर्जन्म लेता है। और वहां एक के बाद एक कई तरह के राक्षस दिखाई देते हैं। ये राक्षस ऐसे हैं जैसे वहां जंगली राक्षस हैं, ओगर हैं, राक्षस हैं और अनगिनत तरह के राक्षस हैं। लेकिन खास बात यह है कि अपनी थोड़ी सी ऊर्जा खर्च करके यह स्लाइम उन्हें एक नाम देता है। और जब वह राक्षस को नाम देता है तो वे बदल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और कुछ खास शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। सीरीज आगे बढ़ती है, पता नहीं वह स्पॉइलर आएगा या नहीं, लेकिन अभी हम इसे अनबॉक्सिंग में ही कर रहे हैं। सीरीज आगे बढ़ती है और सच में ये काफी दिलचस्प हो जाती है। और जब रिमुरु की अपनी बस्ती बन जाती है तो उसके पास यहाँ उसके खास सहायक होते हैं। यहाँ शियोन रिमुरु की सचिव है। हम जानते हैं कि बेनिमारू रिमुरु की सेनाओं का कमांडर बनने वाला है। और यहाँ ये घुसपैठ की इंटेलिजेंस का हिस्सा है। ये वही निंजा है जो वहां जाकर घुसपैठ करता है। और ये सभी काफी शक्तिशाली हैं। इसी वजह से मैंने यह मेगा अनबॉक्सिंग करने का फैसला किया है, बनप्रेस्टो की फिगरें। और जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम बेनिमारू का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, आराम से बैठो, पॉपकॉर्न तैयार करो, क्योंकि हम बेनिमारू का डिटेल्ड रिव्यू देखने वाले हैं यहाँ डार्कोगुरी चैनल पर। अब हाँ, तुम्हारी बॉक्स का विश्लेषण करने के लिए, ताकि तुम्हें कहीं से बूटलेग न मिल जाए, हम बेनिमारू से शुरू करने वाले हैं। सच तो यह है कि तीनों में एक जैसी ही खासियतें होंगी, इसलिए हम यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन की तरह जल्दी चलेंगे। इन एडिशनों में जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अदर वर्ल्डलर लिखा है और यहाँ कैरेक्टर का नाम है जो है बेनिमारू। देखो, सामने की तरफ बेनिमारू का एक स्पॉइलर भी है। दोनों साइड्स पर बस जैसे कि एनिमे का नाम लिखा है, और ऊपर की तरफ सिर्फ अदर वर्ल्डलर लिखा है। जो हम यहाँ देख सकते हैं वह यह हिस्सा है जिसमें एक छोटा सा होलोग्राम है। यहाँ इस तरफ बाम प्रेस्टो है, वह कंपनी जो हमें यह शानदार पीस लेकर आई है। और यहाँ हमारे पास है बंडाई। हम पहले से जानते हैं कि ये तीनों पीस बंडाई की हैं। जो इस पीस को इन दोनों से अलग बनाता है वह यह है कि यहाँ एल याया लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पीस का एक और हिस्सा है। और देखो, यहाँ लिखा है कि यह वॉल्यूम 5 है। वॉल्यूम 5 में 2 फिगर शामिल हैं, जिन्हें वे ए और बी कहते हैं। बेनिमारू ए होगा, धन्यवाद। और यहाँ राजकुमारी है जो मेरे पास नहीं है और जिसे आप इस अनबॉक्सिंग में नहीं देख पाएंगे, वह बी है। यहाँ इस तरफ हमारे पास शॉन और जुई दोनों हैं। जो ए है, शॉन यहाँ है और जुई बी है। सच कहूं तो ये पीस वाकई शानदार है और इनमें बहुत ही जबरदस्त डिटेलिंग है। तो मैं दोहराता हूं, ये तीनों अदर वर्ल्डर हैं। हर एक किरदार का नाम सामने वाले हिस्से में लिखा हुआ है। जो हिस्सा संबंधित है वही आएगा। वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 7। अब जब हमने बॉक्स को पूरी तरह से जान लिया है, जिसे मैं यहीं छोड़ दूंगा ताकि आप थोड़ी देर देख सकें, अब मैं बेनिमारू को बाहर निकालने जा रहा हूं, उसे तैयार करूंगा। बेस, पीस और रंग की सारी डिटेल यहां डार्को बडी चैनल पर चेक करेंगे। और अब यहां हमारे पास बेनिमारू पूरी तरह से असेंबल्ड है। सच तो यह है कि बेस का हिस्सा, पूरा धड़, सिर अलग अलग आया था और एक खास एडिटामेंट के रूप में तलवार भी साथ आई थी। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वह यह है कि यहाँ बेस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। हमने कई फिगरें देखी हैं और कुछ मामलों में बेस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। दूसरी जगहों पर जैसे कि वैन प्रेस्टो की या जो मैंने आपको पॉप-अप परेड की दिखाई थी, उनमें भी ऐसा होता है। यहाँ कंपनी का नाम लिखा होता है, जिससे आपको यह यकीन हो जाता है कि आपकी पीस असली है। अब इसके बाद हम फिगर के डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे।
मुझे इसमें जो एक छोटी सी कमी मिली वह अंदरूनी हिस्से में है। इसे देखना काफी मुश्किल है, लेकिन देखते हैं क्या मैं इसे इस तरफ से दिखा सकता हूं। यहाँ इस तरफ अंदर की ओर रंग की एक खराबी है, जैसे कि अंदर एक लाल दाग सा लग गया हो। पूरे बाहरी हिस्से में सच कहूं तो मुझे ये काफी काफी अच्छा लग रहा है। और वैसे भी अभी अभी तलवार गिर गई थी, जो अब सही से बेनिमारू की बेल्ट के हिस्से में लगाई जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये किरदार, जैसा कि मैंने कहा था, एक तरह का राक्षस था। इसके ये 2 सींग हैं। उन्होंने रिमुरु पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन रिमुरु ने बिना किसी परेशानी के उन्हें काबू कर लिया। यहाँ इन राक्षसों की टोली में से बस तलवारबाजी का उस्ताद ही बाकी है, जो एक चालाक सा बंदा है और पूरे गोबलिन समूह को ट्रेनिंग देता है। और यहाँ बेनिमारू ही वह है जो नेता बनता है। सारी सेनाओं में उसकी आंखें हल्के लाल रंग की हैं और उसके चेहरे पर ऐसे डिटेल्स हैं जैसे खून के आंसू बह रहे हों, जो इस फिगर में भी साफ दिखते हैं। अब अगर उसकी भौहों की बात करें तो वे काफी छोटी और पतली हैं, लेकिन सच कहूं तो इतनी छोटी मूर्ति के लिए यह डिटेलिंग कमाल की है। उसके बाल पूरे लाल हैं, देखो तो सही, और ये उसी रंग के साथ मेल खाते हैं जो उसके कपड़ों में है। उसकी ये बहुत बड़ी केप है, सच में बहुत शानदार है। बीच में एक आकृति है जैसे कोई राक्षस हो, देखो तो सही, और इसे ये बस इस शोल्डर पैड से पूरा करता है। यहाँ दूसरा है और ये शोल्डर पैड सुनहरे रंग का है, लेकिन इस तरफ कुछ नहीं है। जो डिटेलिंग यहाँ कोहनी पर है वो है, मान लो, एक काला सा पैच। कह सकते हैं कि ये उसके कॉस्ट्यूम का वो हिस्सा है जो मुझे इतना पसंद नहीं आया। ये उन पुराने 60-70 के दशक के कपड़ों जैसा लगता है जिनमें ऐसे पैच लगे होते थे जब वे ऊन के होते थे, लेकिन सच कहूं तो यहाँ बेनिमारू के साथ ये कमाल का लगता है। और क्या चीज है जो इसमें है, यहाँ बीच की उंगली के पास उसने ऐसे दस्ताने पहने हैं जो उसकी हथेली के ऊपरी हिस्से को ढकते हैं, और उसका कॉस्ट्यूम पूरी तरह से नीचे तक गिरता है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ तक, बिल्कुल नीचे तक। इसमें सफेद बेल्ट भी है जो यहाँ पीछे की तरफ है और यहीं पर यह जुड़ता है। धन्यवाद। ये वह अटैचमेंट है जिसमें उसकी तलवार रखी जाती है। तलवार साधारण है, ये अलग नहीं होती। तलवार के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसमें हैंडल का हिस्सा अलग हो और यहाँ वह हिस्सा हो जहाँ तलवार रखी जाती है। यह हिस्सा और भी हरे रंग के साथ जुड़ता है जब तक कि यह सफेद हिस्से तक नहीं पहुंचता। आगे की तरफ यहाँ घुटने की ऊंचाई पर इसमें यह गोल आकृति है जो बनती है, और चूंकि स्कर्ट का यह हिस्सा मुड़ा हुआ है तो यहाँ वह गोल आकृति थोड़ी विकृत हो जाती है। फिर बस उसके पैर हैं, यहाँ सफेद रंग की जुराबें और काले रंग की सैंडल हैं। जब आप तलवार को लगाते हैं, जिसे मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ, तो देखिए कि इसका हैंडल लगभग ग्रे रंग का है। यह पूरा हिस्सा, हैंड गार्ड और बेस का हिस्सा सुनहरे रंग में है और पूरी म्यान काले रंग की है, जो इस सुनहरी विशेषता के साथ खत्म होती है। सच कहूं तो इसमें कोई अतिरिक्त अटैचमेंट नहीं है। हमने कुछ तलवारें देखी हैं जिनमें यहाँ कुछ पोम्स या कोई अटैचमेंट होता है। यहाँ सच ये है कि बेनिमारू के पास ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह फिगर प्रभावशाली नहीं है। और सच कहूं तो तलवार को सही से लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा यह फिगर शानदार है। और अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं ताकि तुम बेनिमारू की पूरी डिटेलिंग देख सको। जब तक तुम यहाँ डार्कुबुरी चैनल पर अपनी पॉपकॉर्न खाते हो, और अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक्सप्रेस ट्रेन में जा रहे हैं, यहाँ हमारे पास शियोन की फिगर है। जैसा कि मैंने बताया, वह वही सेक्रेटरी है जो रिमुरु के पास है। और सच कहूं तो ये इतना नहीं है कि रिमुरु ने उसे चुना, बल्कि उसने खुद ही तय किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनूंगी। और फिर रिमुरु टेम्पेस्ट के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, और वह हमेशा रिमुरु टेम्पेस्ट को अपनी बाहों में रखने और अपनी खास पर्सनैलिटी के साथ उसके पास रहने के लिए बहुत कोशिश करती है। अपनी स्लाइम वर्जन में वह हमेशा उसे उठाए रहती है और रिमुरु भी उसकी देखभाल का आनंद लेता है। यहाँ हम उसे आकर्षक अंदाज में देखते हैं, चलो कहें कि इस सूट में। और फिर भी
इस सूट में भी वह जबरदस्त लड़ाइयां लड़ती है और ऐसी जोरदार किक मारती है कि सच में रात में भी तुम्हें झटके लग सकते हैं। लेकिन चलो अब फिगर के बारे में बात करते हैं। उसके बाल गुलाबी रंग के हैं और देखो कि वह हमेशा एक हेयर बैंड पहनती है जो एक एक्सेसरी के तौर पर आती है। इसमें बालों का हिस्सा, धड़, पैर और बेस अलग अलग आते हैं। यहाँ बाल पूरी तरह गुलाबी हैं और यह पोनीटेल के साथ पूरा होता है जो ऐसे फैलती है जैसे हवा का असर हो। उसकी आंखें भी बहुत बड़ी हैं जैसे किसी भी जापानी एनीमे में होती हैं और इनका रंग भी कुछ कुछ बैंगनी और गुलाबी के बीच है। लेकिन उसकी खासियत यह है कि उसके सिर पर सिर्फ एक काला सींग है जो बाहर की ओर निकला हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे सोई के पास भी सिर्फ एक सींग है और बेनीमारू की तरफ भी। धन्यवाद। और राजकुमारी की बात करें तो उनके 2 सींग होंगे क्योंकि उन्होंने तय किया कि 1 या 2 लगाए जाए, ये हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ इस फिगर में सिर्फ एक ही है जैसे कि एनीमे में है और इस बैन प्रेस्टो की फिगर में भी। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह एक साधारण पोशाक है जिसमें एक अंदर की शर्ट है। सूट में सिर्फ 2 बटन हैं। यहाँ कलाई के पास 2 और बटन हैं और जाहिर है कमर के पास भी 2 बटन हैं। इसके अलावा इसमें एक बेल्ट है और सूट नीचे तक पूरा है। उसने जो जूते पहने हैं वे बेनीमारू के युद्ध के पोशाक से काफी अलग हैं। बेनीमारू ने अपनी सैंडल पहनी हुई है जो स्पष्ट रूप से बहुत जापानी शैली की है, लेकिन उसने यहाँ एक थोड़ा अधिक पश्चिमी शैली के जूते पहने हैं, ऐसा कह सकते हैं। उसकी दिलचस्प और मजेदार बात यह है कि वह हमेशा बर्गर्स के लिए खाना बनाती थी। सच कहें तो उसका खाना हमेशा बहुत बहुत खराब स्वाद का होता था और सिर्फ इसलिए क्योंकि रिमुरु के पास अब एक तरह की शक्ति थी जो जहर वाला हिस्सा हटा देता था। रिमुरु मरता नहीं था लेकिन उसका सिस्टम उसे बताता था अभी अभी तुम्हें जहर दिया गया है और वह जहर के असर को हटा देता था। जब कहानी में आगे बढ़ती है तो वह एक अनोखी क्षमता हासिल कर लेती है। वह यह है कि भले ही उसका खाना देखने में बहुत खराब लगे लेकिन उसका स्वाद हमेशा बहुत अच्छा होगा। अब ऐसा लगता है जैसे वह सच में चिकन के पैर परोस रही है, जैसे किसी चुड़ैल की कड़ाही हो। रिमुरु टेम्पेस्ट उसे छकता है और उसे बहुत अच्छा लगता है और वह कहता है यह कैसे हुआ? अरे धन्यवाद। असल में यह उस खास वरदान के साथ आशीर्वाद पाने की वजह से है और अब जो भी खाना मैं बनाऊंगी उसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। सच कहूं तो यह एक ऐसा किरदार है जिसे काफी विकास दिया गया है। रिमुरु ने उसे स्वीकार कर लिया है कि वह उसके साथ रहे और उसकी रक्षा करे। हालांकि रिमुरु को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि वह स्लाइम काफी ताकतवर है, लेकिन सच में यह एनीमे काफी दिलचस्प है। तो मैं तुम्हें छोड़ता हूं ताकि तुम श्योन का डिटेल्ड वीडियो यहाँ डार्कुबरी चैनल पर देख सको। और अब यहाँ हमारे पास बैंड प्रेस्टो की तीसरी अदर वर्ल्डर पीस है। याद दिला दूं अगर आप खरीदना चाहें तो ये ज़्वाई है। मैं तुम्हें बता दूं कि यह इस कबीले का मास्टर निंजा है जो सच में ऐसे आता जाता है जैसे कहीं से भी अचानक प्रकट हो जाए, बिल्कुल बैटमैन की तरह। ये बहुत रहस्यमय है, बहुत संक्षिप्त, बहुत सीधा और हमेशा मुद्दे की बात करता है। वह वही है जो घुसपैठ करता है, जानकारी निकालता है और तुरंत ही रिमुरु टेम्पेस्ट को रिपोर्ट करता है। याद रखो कि रिमोस ने अब अपनी राक्षसों की बस्ती बना ली है और वहीं इंसान और पवित्र चर्च उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम जॉय को देखने वाले हैं। सच कहूं तो एक खास बात यह है कि यहाँ जिस बेस पर कंपनी का नाम लिखा है ये पहली ऐसी फिगर है जिसमें पैर बेस से बाहर निकलते हैं। बाकी सभी हिस्से हम यहाँ देखेंगे ताकि आप इसे बेनीमारू और सीन के साथ देख सकें। पैर हमेशा सीधे बेस के अंदर ही होते हैं और बैन प्रेस्टो की जितनी भी फिगर हमने बनाई है जिन्हें आप यहाँ डार्कुबरी चैनल पर देख सकते हैं उनमें हमेशा फिगर उसी प्लेटफॉर्म के अंदर रही है। हमें नहीं पता कि यह कोई गलती है या नहीं, लेकिन यही इसका फिटिंग तरीका है। देख लो, फिगर गिरती नहीं है तो यही इसका नेचुरल फिट है। खैर, बस जानकारी के लिए जितनी भी फिगर के अनबॉक्सिंग मैंने की है ये अकेली है जिसमें पैर बेस से बाहर निकलते हैं। यहाँ स्विम का यह तथ्य। धन्यवाद। देखो, यहाँ इसका सींग सफेद रंग में है। यहाँ हमारे पास बाकी दोनों फिगर में ये सींग काले रंग में है और इसमें सिर्फ एक ही सींग है। इसके बाल नीले रंग के हैं। इसी वजह से इसकी आंखें और आंख के नीचे की लाइनिंग भी नीले रंग की है। सच में ये काफी शानदार है।
ये काफी भावहीन, सूखा और उदास दिखता है और यह अपनी पोशाक पहने हुए है। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। यह एक लंबी केप पहने हुए है जो उसके पैरों तक पहुंचती है, लेकिन देखो यहाँ इसकी बाह के पास जो चीज है वह कुछ कुछ वैसे ही लगती है जैसे नारुतो एनीमे में उनकी मिथ्रिल की आर्मर होती है। याद है, वहां उन पर कुनाई फेंके जाते हैं और वे लोहे की बनी आर्मर पहनते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह उसी आर्मर का ग्रे रंग में एक रूपांतरण है, लेकिन इसके हाथ पूरी तरह से खुले हैं, न तो दस्ताने हैं और न ही कोई और चीज। यहाँ ये हिस्सा है मानो एक बड़ी स्कार्फ हो जिसे वह कभी कभी सिर पर डाल लेता था, बिल्कुल असैसिन्स क्रीड की तरह, ताकि सिर को पूरी तरह से ढक सके और आसानी से घुस सके। बाकी सब कुछ इसका सूट नीले रंग का है और यहाँ पेट के पास डिटेलिंग है, इसकी बेल्ट है और वह अपनी पीठ पर 2 तलवारें लगाए हुए है, लेकिन उसके अलावा पैंट सफेद रंग का है और ये बूट्स पहने हुए हैं। धन्यवाद। शानदार, सच में काफी जबरदस्त है और अब मैं तुम्हें यहीं छोड़ने जा रहा हूं ताकि तुम देख सको। हम इस वीडियो को यहीं जोई के डिटेलिंग के साथ बंद करने जा रहे हैं, यहाँ डार्को बॉडी चैनल पर। और अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि इन तीनों में से आपको कौन सी फिगर सबसे ज्यादा पसंद आई। सच कहूं तो सब लोग यहीं के कमांडर बेनिमारू को ही चुनेंगे, जो वाकई में बहुत ही शानदार है। ये दोनों फिगर भी काफी शानदार है। हालांकि बेनिमारू ही एकमात्र फिगर थी जिसमें अंदर की तरफ डिटेलिंग थी, वह लाल हिस्सा जो उसकी ट्यूनिक के सफेद रंग से मेल नहीं खाता था। सच कहूं तो वही एकमात्र फिगर थी जिसमें यह असाधारण डिटेलिंग थी, लेकिन इसके अलावा उन तीनों फिगर्स में से जो दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम से हैं, देखो ये कितनी शानदार है। तो कमेंट्स में बताओ कि इन तीनों में से तुम्हें कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई। और ये भी याद रखो कि हमारी सभी सोशल मीडिया पर विजिट करना ना भूलो। याद रखो, हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, टिकटॉक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, हम हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। लेकिन सच कहूं तो अभी हम वहां बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। थकना मत अभी मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए 3 और सरप्राइज लेकर आया हूं, इसलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूं। सरप्राइज ये है कि मैं 3 और चीजें लेकर आया हूं। धन्यवाद। अदर वर्ल्डर्स, लेकिन इस बार एक आकार में जो काफी ज्यादा एपिक है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, अगर तुम्हारी पॉपकॉर्न खत्म हो गई है तो अपना बाउल फिर से भर लो। और अब चलो इन 3 अदर वर्ल्डर्स के साथ आगे बढ़ते हैं जो कि बैन प्रेस्टो के ही हैं, यहाँ डार्को बडी चैनल पर। और अब चलो एक त्वरित विश्लेषण भी करते हैं यहाँ तुम्हारे अदर वर्ल्डर्स की बॉक्स का। सच कहें तो ये लगभग एक जैसी ही है, बस आकार को छोड़कर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामने की तरफ हमें अपनी फिगर का एक स्पॉइलर मिलेगा, साथ ही उस पर अदर वर्ल्डर भी लिखा होगा। स्पष्ट रूप से बंडई के शब्द जो कि बैन प्रेस्टो की हैं, लेकिन जो एकमात्र चीज बदलेगी वह है आकार। यहाँ इन बॉक्सों में ऊपर की तरफ अब भी होलोग्राम है। देखो ऊपर की तरफ इनका होलोग्राम कैसा है। और बाकी सब कुछ ये है कि पीछे की तरफ एक स्पॉइलर आता है जो तुम्हारी फिगर के थोड़ा और करीब से दिखता है। ये सभी पीस स्पष्ट रूप से वैन डाइक की है जो कि वैन प्रेस्टो की है, लेकिन यह स्पेशल एडिशन है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था अदर वर्ल्डर की, जो मैंने मंगवाए थे इस मेगा अनबॉक्सिंग में, ताकि सब कुछ मिस्टर की हो सके। स्लाइम रिमूरा टेम्पेस्ट, जो अपना नाम यहाँ ड्रैगन वेल्डोरा टेम्पेस्ट से लेता है और कहता है कि सम्मान में उसने उसे तब सोख लिया जब वह देख रहा था कि ड्रैगन से वह श्राप कैसे हटाया जाए जो उसके पास था, और फिर सीरीज के आगे बढ़ने के बाद उसे बदलने और हटाने के लिए धन्यवाद। ये उस श्राप का हिस्सा है जो उसमें था और वह इस इंसान में बदल जाता है। सच कहूं तो ये बहुत ही शानदार है, लेकिन बिना किसी और भूमिका के चलिए यहाँ डियाब्लो ड्रैगन वेल्डोरा टेम्पेस्ट और यहाँ मिलिम के बैटल सूट का अनबॉक्सिंग करते हैं। कहीं मत जाना, हम तीनों फिगर देखने वाले हैं जो यहाँ डार्कोबुरी चैनल पर मेगा एपिक होंगी। तो यहाँ हमारे पास डियाब्लो का पीस है, अगर तुम्हें याद हो तो उसकी एक झलक पहले भी आई थी।
इससे पहले कि वह खुद रिमुरु टेम्पेस्ट से मिलता। लेकिन रिमुरु टेम्पेस्ट के हिस्से में, जैसा कि मैंने पहले ट्रिविया में बताया था, उसे डेमन लॉर्ड बनने के लिए एक्स संख्या में इंसानों को मारना पड़ा था। लेकिन जब वह सबको मारना शुरू करता है तो मुझे लगा कि वह ऊपर आ गया है। मैंने सोचा कि वह उन्हें मारेगा और अपनी नई शक्ति से उन्हें फिर से जिंदा कर देगा और वह उन्हें जिंदा करेगा। लेकिन सच ये है कि मैं अब सच में, जैसा कहते हैं, जोकर की तरह रह गया, क्योंकि उसने उन्हें जिंदा नहीं किया। हाँ, उसने उन्हें मार दिया। जब वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है तो उसे बताया जाता है कि वह डेमन लॉर्ड बन सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह गिर जाता है और बहुत थका हुआ महसूस करने लगता है। और यही डियाब्लो की पहली एंट्री होती है, जो कहता है, सर, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। सच में आप एक डेमन लॉर्ड हैं। मैं सबसे पहले आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर रेमंड आता है और कहता है, हाँ, उस आदमी को मार दो जो वहां है, कोई जो शरीर बदल रहा था और उनकी क्षमताएं चुरा रहा था। और यहाँ डियाब्लो ही था जिसने रिमुरु की रक्षा की जब वह नया डेमन लॉर्ड बना था। और अब मैं तुम्हें वह फिगर दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि सच में यह शानदार है। शुरुआत में यहाँ जो बेस है वह बैंगनी रंग में है। सच में ये बहुत ही प्रभावशाली है। और नीचे की तरफ फिर से वही चीज है, बैनप्रेस्टो के पीस की इंस्क्रिप्शन। यह एक काफी ठोस पीस है, लेकिन अब इसमें यह हिस्सा भी शामिल है ताकि हम डियोरामा बना सकें। यहाँ हमारे पीस को सहारा देने के लिए एक हिस्सा है और यहाँ इन बैंगनी किरणों के इफेक्ट को लगाया गया था। तो ये सब मिलकर डियाब्लो के इस पीस को और भी ज्यादा खासियत देता है। अब डियाब्लो की उसकी खासियतों वाली हिस्सों में बात करते हैं। इसके बाल पूरी तरह से काले हैं, सिवाय इस लाल लट के और दो छोटे छोटे पीले रंग के लटों के। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई खराबी है, लेकिन नहीं, सच तो ये है कि ये ऐसे ही आते हैं। यहाँ देखो, आंखें, जैसे कि आंख का रंग पीला है और बाकी पूरी पुतली काली है। सच कहूं तो अब इस हिस्से को देखने पर ये और भी डरावना लगता है और ये बेहद शानदार है। और यहाँ हमारे पास है कि वह एक सूट में आता है, जैसे कि वह एक चियोनन हो। बस फर्क इतना है कि यह पूरा सूट पहने हुए है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ उसने काला बो टाई पहना है, सूट पहना है, और यहाँ यह लाल रंग का एक्सेसरी है जो इस जेब से लेकर पीछे की जेब तक जाता है, जैसे पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली घड़ी हो। ये बहुत बहुत शानदार है। इस हाथ में हमारे पास एक दस्ताना है। चलो यहाँ दस्ताने को देखते हैं। इसे देखो, ये सफेद रंग में है और इसमें बहुत लंबी नाखूनें निकली हुई हैं। अब सच कहूँ, जब मैंने इसकी कल्पना की थी तो मुझे हमारे दोस्त बॉबी लारियोज की याद आ गई, न्यूरका की वजह से, क्योंकि बॉबी को न जाने क्या पसंद था। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि शैतान ये जरूर कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी दोस्त न्यूरका। लेकिन इस दूसरे हाथ में देखो, इसमें भी एक दस्ताना है, अब की बार थोड़ा और मजबूत। लेकिन इस दस्ताने की खासियत यह है कि इसमें 1, 2, 3, 4 उंगलियां हैं। धन्यवाद। और यहाँ कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ एक सामान्य हाथ है और यहाँ उसकी मिकी माउस वाली हाथ है जिसमें सिर्फ 4 उंगलियां हैं। लेकिन यह वाला हाथ, मान लीजिए जैसे कोई धातु का ड्रैगन का पंजा हो जो यहाँ तक कलाई से थोड़ा ऊपर तक निकलता है। बाकी सब कुछ काले रंग में है। और शैतान 2 अतिरिक्त उपकरण पेश करता है जो पीठ पर लगाए जाते हैं, उसकी पंख। धन्यवाद। जाहिर है जब वह रिमुरु के साथ होता है तो बस अपने शरीर में ही रहता है, लेकिन जब लड़ाई करनी होती है या उड़ना चाहता है तो अपने शैतानी पंख लगा लेता है। और इन पंखों को देखो, इनमें कुछ छेद भी हैं, जैसे कि उसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और काफ़ी नुकसान झेला है। सच कहूँ तो मुझे ये पीस पिछली वाली से ज़्यादा पसंद आई, तो मैं तुम्हें यहाँ पेश करता हूँ डियाब्लो अदरवर्ल्डर बानप्रेस्टो की स्पेशल एडिशन डार्कुबुरी चैनल पर। अब मैं तुम्हें मिलिम को उसके बैटल सूट में पेश करता हूँ। याद रखो कि हमारे पास मिलिम का अनबॉक्सिंग पहले से है, जिसमें वह अपनी सामान्य पोशाक और एक स्लाइम के साथ है। अब वह अपने पंपिलास पीछे में स्लाइम के साथ है और तुम इसे यहाँ डार्कुबुरी चैनल पे देख सकते हो। ये रही मिलिम। सच कहूँ तो अब ये पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार है और पूरी आर्मर पहने हुए है।
देखो ये पहले वाले से कितना अलग दिखती है जो हमने पहले किया था। सबसे पहले अब इसके पंख पूरी तरह से फैले हुए हैं, इसका पूरा बैटल सूट यहाँ है। लेकिन जैसा कि जैक द रिपर ने कहा था, चलो इसे हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमेशा जांचनी चाहिए वह यह है कि तुम्हारी बेस यहाँ सही से लगी हो, और इसके लिए उन्होंने एक गुलाबी रंग चुना है, थोड़ा सा पारदर्शी जैसा। छोटी फिगर्स की सारी बेसें आमतौर पर काली होती हैं, यानी गहरे रंग की। इन स्पेशल एडिशन के लिए बेसें थोड़ी ज्यादा पारदर्शी और थोड़े चमकीले रंगों में होती हैं। इसमें वही इफेक्ट है जो डियाब्लो में था, जो यहाँ इस हिस्से में लगाया जाता है। ये सपोर्ट की बेस से जुड़ा हुआ है, और ये वही किरणें हैं जो बाहर की तरफ निकलती हैं, दोनों दिशाओं में। बेस में पहले से ही वह किरण चिपकी हुई है जो नीचे आती है, और सच में यह बहुत ही शानदार है मिलिम के लिए। मिलिम के बाल गुलाबी रंग के हैं, और यहाँ इस हिस्से के लिए उसने बालों को 2 पोनीटेल में बांधा हुआ है, और यहाँ देखो उसके पास एक सींग है, बिल्कुल उसकी पेशानी के बीच में। लेकिन सब में से ये पहला किरदार है जिसके आंखें रंग से मेल नहीं खाती, उसके बालों के रंग से। यहाँ तक कि हमारे पास था कि नीला नीले के साथ, गुलाबी गुलाबी के साथ, लाल लाल के साथ, शैतान जाहिर है काले के साथ, पुतलियों का हिस्सा और पीला पीले के साथ, और मिलिम की आंखें नीले और गुलाबी रंग में हैं। तुम क्या सोचते हो, क्या उन्हें उसकी आंखें गुलाबी रंग में रखनी चाहिए थी? सच कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहला किरदार है जिसे हम इस पूरी लाइन में देखते हैं जिसके पास ये नहीं है, और किसी के पास नहीं है। उसकी आर्मर देखो, धन्यवाद। यहाँ उसकी कलाई के हिस्से में वह एक बैंगनी रंग की आर्मर पहनती है जो उसके हाथ के ऊपरी हिस्से तक जाती है। पूरी आर्मर बैंगनी रंग की है जो उसकी पंखों और गर्दन के इस हिस्से के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। यहीं पर मैंने गर्दन पर काफी ध्यान दिया। और अब एक सवाल है उन लोगों के लिए जो उस बार जब मैं स्लाइम बनकर पुनर्जन्म हुआ के फैन हैं, जब वह अपनी युद्ध वेशभूषा में आती है तब वह नियंत्रित की जा रही थी। क्या उसे झुमका पहनना चाहिए था या नहीं? इस पीस में जो मानसिक नियंत्रण किया जा रहा है उसके लिए अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। फिलहाल चलिए फिगर के बाकी हिस्से को देखते हैं। यहाँ पर इस केप का हिस्सा है, देखो कैसे ये नीचे तक बाहर निकलता जा रहा है। पीछे की तरफ ये गहरे रंग में है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा और अब सच में लाल रंग है। यहाँ पैरों के हिस्से में उसके घुटनों पर उसकी आर्मर का हिस्सा है जो पूरी पिंडली को ढकता है और जो पूरे पैर को ढकता है। यहाँ पैर में एकमात्र अलग डिटेल है, यहाँ इस जोड़ पर हम इसे थोड़ा और सुनहरा देखेंगे, और बाकी सब कुछ बैंगनी है। और अंदर की तरफ हम देखेंगे कि यहाँ ये रंग है थोड़ा सा, मुझे नहीं पता इसे कैसे कहें, ये रंग कुछ कुछ गुलाबी जैसा है, कहीं कहीं पीच जैसा, जैसे ये लोग फल के नाम पर रंग बना रहे हों। लेकिन अगर आप इस रंग को जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं तो ऑक्टोक्रोमैटिक हूँ, मैं सिर्फ 8 रंग देखता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ता हूँ। यहाँ सामने की तरफ बस ये बेल्ट है जो इस हिस्से को बैंगनी रंग में ढकता है, और उसके सूट का बाकी हिस्सा काले रंग का है। सच कहूँ तो ये फिगर वाकई में बहुत बहुत खास है, और ये हकदार है कि हम इसे डार्कुबुरी चैनल पर और करीब से थोड़ा और समय दें। और अब हमारे पास यहाँ वेल्डोरा है जो पोलिटोस का पापा है, और ये पहला किरदार है स्लाइम के अलावा जो सीरीज में महत्वपूर्ण है और हमें दिखता है। ये काफी समय तक कहीं दूसरी डायमेंशन में रहता है, और बाद में हम इसे इफ्रिट के साथ खेलते हुए देखते हैं जिसे स्लाइम भी अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन बाद में जब वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है और डेमन लॉर्ड बन जाता है तो वह वेल्डोरा से किया हुआ वादा निभाता है और उस पर लगे जादुई बंधन को तोड़ देता है, और वह एक मानव रूप में भी प्रकट होता है। सच कहूं तो मुझे वेल्डोरा यहाँ टेम्पेस्ट के पूरे जंगल के रक्षक के रूप में ज्यादा पसंद है। और अब मैं तुम्हें ड्रैगन दिखाने जा रहा हूँ। बस जैसा कि बॉक्स पर लिखा था, यह एक रिपेंट है। यहाँ हमारे पास वेल्डोरा का रिमास्टर्ड एडिशन है जिसमें उसके खास रंगों के साथ रिपेंट किया गया है। देखो शुरुआत में ही वेल्डोरा की सारी नीली रंग की स्केल्स कितनी शानदार लग रही हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि उसके पंखों में जो इफेक्ट है वह वाकई में बहुत ही शानदार है। वेल्डोरा की एक और जबरदस्त खासियत यह है कि उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हैं और उसकी पुतलियों से निकलती हुई लाल धारियां हैं जो बहुत अलग दिखती हैं। इसी ऊंचाई पर वेल्डोरा के दोनों तरफ 2 सींग हैं
जो उसके कंधों की ऊंचाई तक निकलते हैं। बाकी हिस्से अब स्केल्स जैसे नहीं हैं। धन्यवाद। और पैरों के पीछे की तरफ घुटनों की ऊंचाई पर और पैरों के पास भी सींग जैसे हिस्से निकलते हैं। इसके अलावा बाकी सब जगह उसकी पूंछ की सारी स्केल्स में एक समान नीला रंग है और तुम्हें यह अतिरिक्त हिस्सा भी मिलता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ड्रैगन पूरी तरह से ठोस बना हुआ है, उसे कुछ भी नहीं होता और माना जाता है कि यह पीस यहाँ कहीं लगती है, लेकिन सच कहूँ तो यह सपोर्ट कभी भी सही से टिकता नहीं है। लेकिन यहाँ ड्रैगन वेल्डोरा ही असली आकर्षण है। धन्यवाद। बाकी सभी पीसों में से मुझे यह सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर तुमने उस बार जब मैं स्लाइम के रूप में पुनर्जन्म हुआ देखा है तो तुम सभी किरदारों को पहचान लोगे और जैसे ही तुम मुझे बताओगे कि इन सभी फिगर्स में से तुम्हें कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई, लेकिन वह हम थोड़ी देर बाद देखेंगे जब हम यहाँ वेल्डोरा का क्लोजअप देखेंगे डार्को बूटी के चैनल पर। और अब हाँ, ये वह समय है जब तुम्हें फैसला करना है। ये वीडियो का आखिरी हिस्सा है। इन सभी में से तुम्हें कौन सी पीस सबसे ज्यादा पसंद आई? मैं तो डियाब्लो, वेल्डोरा और बाकी सभी पीसों के बीच में हूँ। ये सब बहुत ही शानदार हैं, लेकिन ये दोनों ही पहले स्थान पर आती हैं। और यह भी याद रखना कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर आना। हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, टिकटॉक पर हैं, यूट्यूब पर हैं। हम हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, तो सभी पर जरूर आओ। लाइक करो, दिल वाला रिएक्शन दो, प्यार जताओ और शेयर भी करो। नोटिफिकेशन की घंटी को एक्टिवेट करो, अपने कमेंट्स डालो, जो भी तुम चाहो वो सब लिखो। अगर तुम्हें अनबॉक्सिंग पसंद आई या नहीं आई, कौन सी पीस तुम्हें पसंद आई, कौन सी दूसरी पीस की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, और साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी एक बार जरूर घूम आओ। वहां पर तुम अपना कोड भी बना सकते हो। हमारे पास चाबी के छल्ले, थर्मस, मग, डार्कोबुरी के कलेक्टिबल्स और किताब भी है, ताकि तुम अपनी कलेक्शन शुरू कर सको, पूरी कर सको या बढ़ा सको। वहां बहुत सारी चीजें हैं, तो जो भी तुम इस गीक एनीमे की दुनिया से चाहते हो सब हमें बताओ। और जाहिर है, रेजिन फिगर के इस यूनिवर्स के बारे में जो भी जानना है या हमारे लिए और क्या करना चाहते हो, किस सीरीज की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, सब हमें बताओ। और अब ये बहुत लंबा वीडियो आखिरकार खत्म हो गया है। शुरुआत से अंत तक इसे देखने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि तुम जानते हो, डार्को ब्यूटी पीस आउट। डार्को बूटी, एक बार फिर डार्को बूटी, डार्को बूटी।